हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमपीएससी एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। देखिए, आज के इस लेसन में हम लोग सोल्व करेंगे सीट नंबर 33। ठीक है, एमबी पब्लिकेशन बुक है, आप सभी जानते हैं। इस बुक से हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। अभी हम लोग कर रहे हैं 2019 के क्वेश्चन को। ठीक है, चाहे वो सीजीएल टीयर 1 के हो या फिर सीएचएसएल टीयर 1 के हो, सीपीयू स्टेनोग्राफर और सीजीएल मेंस और सीपीयू मेंस, इन सारे लेसन्स को हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन कर रहे हैं। जैसा हम लोग जानते हैं कि एक दिन हम लोग सीजीएल मेंस का क्वेश्चन कर रहे हैं, एक दिन सीजीएल पीटी, एक दिन सीएचएसएल पीटी, एक दिन स्टेनोग्राफर पीटी। इस तरह से हम लोग सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, क्योंकि आगे जो है हर एक एग्जाम कंडक्ट होने वाला है अक्टूबर नवंबर मंथ से। इसलिए हम लोग सारे एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यहाँ पर सोल्व कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए 2018 लिखा गया है। इट मीन्स कि ये 2018 सेशन का एग्जाम जो है 4 जून से शुरू हुआ था, सीजीएल का और सीएचएसएल का भी। ठीक है, सीएचएसएल का जुलाई में शुरू हुआ था, सीजीएल का जून में हुआ था। तो यहाँ पर जो है हम लोग सारे क्वेश्चंस को डिटेल में सोल्व कर रहे हैं। ये 2019 के क्वेश्चंस हैं। इसके पहले हम लोग 2016 के सारे क्वेश्चंस को सोल्व कर चुके हैं। इसमें जो है सेट नंबर 45 एंड सेट नंबर 46 रिमेनिंग है। ठीक है, जो कि सीजीएल मेंस के क्वेश्चंस हैं। और सीजीएल मेंस के क्वेश्चन जो हैं आपको जल्दी ही कराए जाएंगे। अभी जो है मेरा टारगेट ये है कि जितने भी पीटी के एग्जाम्स हैं उनके लिए पहले प्रिपरेशन करा दिया जाए। मेंस आपका 4 नवंबर से है। ठीक है, 4 नवंबर से, यानी कि लास्ट में अगर हम लोग एक मंथ भी कर लेंगे अच्छे से, और मेरा यही टारगेट है कि आपको लगभग लास्ट के 1 से 1.5 महीने के अंदर में एकदम मेंस का पूरा जो है अच्छे से हम करा दें आपको लेसन्स वाइज करके, ताकि आपके ध्यान में रहे। ठीक है, लेकिन इसके पहले आपके लिए एक प्लेलिस्ट बनाया गया है, एसएससी सीजीएल मेंस 2019। तो ये जो सीजीएल मेंस देने वाले हैं, ये उनके लिए प्लेलिस्ट है। इसमें सारे आपको लेसन्स जो हैं प्रीवियस ईयर के दिए गए हैं एक जगह कंपाइल करके। जैसे कि OWS आपको एक जगह करके दिया गया है प्रीवियस ईयर के, आइडियम एंड फ्रेजेस दिए गए हैं, फिक्स प्रोपोजिशन दिए गए हैं, कॉमन एरर्स के इंपॉर्टेंट लेसन्स दिए गए हैं, रूल्स दिए गए हैं। ठीक है, फ्रेजल वर्ब्स दिए गए हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेसन्स वहाँ पर हैं। तो आप वहाँ पर जाइए द एमपीएससी अकेडमी के प्लेलिस्ट सेक्शन में, और वहाँ पर जाकर लेसन्स को देखिए और सीखिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो आप लोग लेसन्स को कंप्लीट देखिए, कहीं पर ना समझ में आए तो ज़रूर कमेंट करिएगा। ठीक है, देखिए मेरे मुंह में थोड़ा एक छाला टाइप का हो गया है, इसलिए मुझे बोलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। तो थोड़ा सा मेंटेन करिएगा, मे भी शायद साउंड थोड़ा अफेक्ट करे। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, इसमें हमको आइडेंटिफाई करना है एरर को। ठीक है, देयर इज मेनी मोड्स ऑफ ट्रैवल टू गो टू आगरा बट आई प्रीफर रोड ट्रैवल। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो आपका सेंटेंस दिया गया है, देयर इज मेनी मोड्स ऑफ ट्रैवल, मेनी मोड्स ऑफ ट्रैवल, यानी कि जो आपका यहाँ पर मेनी मोड्स है, ठीक है, ये किस फॉर्म में है, ये आपका प्लूरल फॉर्म में है। ठीक है, सब्जेक्ट आपका यही बन रहा है। ट्रैवल का जो मोड है बहुत प्रकार के हैं, अनेक प्रकार के हैं, मेनी टाइप्स। ठीक है, तो ये जो आपका बन रहा है ये आपका प्लूरल है। ठीक है, तो भर्ब भी इसके अनुसार ही हमारा बनेगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो भर्ब भी हम प्लूरल बनाते हैं, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो भर्ब भी सिंगुलर ही बनाते हैं, हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल बन रहा है तो सब्जेक्ट भी हम प्लूरल ही बनाएंगे, सॉरी, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है वो भी हम प्लूरल वर्ब में ही बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इज का प्रयोग हुआ है, तो एरर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। देयर इज की जगह हम लोग क्या यूज करेंगे, आर का यूज करेंगे। ठीक है, देयर आर मेनी मोड्स, कितने प्रकार के, तो मेनी मोड्स। ठीक है, तो मेनी मोड्स यानी कि एक से ज्यादा, तो एक से ज्यादा के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, आर का, मतलब कि अपने प्लूरल फॉर्म के वर्ब का यूज करते हैं। तो ऑप्शन डी आपका जो है यहाँ पर एरर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर आपको बताना है आइटम का अर्थ। राजू was playing with fire when he had speeches against the management. He made speeches against the management. ठीक है, तो देखिए प्लेइंग विथ फायर ये आपका अंडरलाइन सेक्शन है, इट मीन्स ये आपका आइटम है। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है कि टू डू समथिंग दैट कुड काउज यू ट्रबल लेटर, यानी कि आप कुछ ऐसा कर देते हैं जो आपको बाद में हानि पहुंचाए। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन है टेकिंग अ ग्रेव रिस्क, यानी कि आपने जो है एक बहुत ही गंभीर रिस्क ले लिया है, बहुत ही बड़ा रिस्क अपने ऊपर ले लिया है। देखिए इस सेंटेंस का यही अर्थ बन रहा है कि राजू जो है एक गंभीर रिस्क ले रहा था अपने ऊपर, क्योंकि उसने जो है मैनेजमेंट के अगेंस्ट ही
कुछ बोल दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। बाकी ऑप्शन है लाइटनिंग कैंडल्स यानी कैंडल जलाना, मोमबत्ती जलाना, स्मोकिंग अ सिगरेट यानी कि स्मोक करना, धूम्रपान, ठीक है, सिगरेट, और प्रोवोकिंग द क्राउड यानी कि क्राउड को भड़काना, भीड़ को भड़काना। ये प्रोवोक जो वर्ड होता है PROVOKE, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है भड़काना। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद कर लीजिएगा, SSC बहुत बार पूछा है और आगे भी चांसेस हैं पूछने के। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे आपको OWS का अर्थ बताना है। वन हु डज नॉट टायर इजली यानी कि एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत जल्दी नहीं थकता है, टायर्ड नॉट इजली। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका है इनडेफिटेबल, इसका मतलब होता है अथक। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए है। क्वेश्चन वही है कि जो नहीं जल्दी थकता है, अथक। ठीक है, बाकी ऑप्शन है इनफ्लेटेबल यानी कि हवा भरना, इंडेलिबल यानी कि अमीट जिसे मिटाना जा सके, इनडेस्ट्रक्टिबल जिसे जिसका नाश ना किया जा सके, अक्षर। ठीक है, अक्षय जिसका नाश ना किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे आपको बताना है एंटोनिम यानी कि विपरीतार्थक शब्द। ठीक है, विपरीत। स्कैंटी मतलब क्या होता है? स्कैंटी मतलब होता है अल्पता यानी कि कमी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको इसका विपरीत बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है आपका स्मॉल यानी कि छोटा, कंसाइज यानी कि संक्षिप्त, प्रोफ्यूज यानी कि प्रचुर मात्रा में, प्रिसाइज मतलब क्या होता है? सटीक, ठीक। ठीक है, सटीक या फिर ठीक। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। एक हो गया कम और एक हो गया प्रचुर मात्रा में। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे आपको पैसिव फॉर्म में बताना है सेंटेंस को। दे ओपेंड अ न्यू मॉल नियर बाय लास्ट मंथ, यहाँ पे ओपेंड का यूज हुआ है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब V2 का यूज हुआ है, यानी कि ये पास्ट इंडेफिनिट में है। तो जब पास्ट इंडेफिनिट के एक्टिव फॉर्म को हम लोग पैसिव में बनाते हैं तो क्या बनता है? वहाँ पे वाज और वेयर का यूज होता है, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, यही हम लोग जानते हैं पैसिव वॉइस में। अगर किन्हीं को दिक्कत है तो दैन जैसे अकेडमी के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको SSC 45 डेज प्लेज मिलेगा। उसमें आपको टेंस और वॉइस साथ साथ में सिखाए गए हैं, एक तरफ टेंस एक तरफ वॉइस। ठीक है, वहाँ पे आप अच्छे से सीख सकते हैं, टाइम भी आपका बचेगा। तो देखिए, वाज या वेयर वाला ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। यहाँ पे कैन भी का यूज हुआ है, यहाँ पे वाज का यूज हुआ है, यहाँ पे इस का यूज हुआ है, यहाँ पे विल बी का यूज हुआ है। आप अपना ऑप्शन को एलिमिनेट करके डायरेक्ट राइट आंसर पे जा सकते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे आपको सेंटेंस अरेंजमेंट करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या सीखे हैं कि सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं चारों सेंटेंसेस को, उसके बाद देखते हैं कि हमारा थीम क्या बनता है, मतलब कि सब्जेक्ट हमारा क्या बनता है। ठीक है, तो अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पीपल केम टू अ वाइज मैन, मतलब कि एक कुछ लोग जो हैं वो जाते हैं बुद्धिमान लोगों के पास कंप्लेन करने के लिए, शिकायत करने के लिए, अबाउट द सेम प्रॉब्लम्स एवरी टाइम, यानी कि हर एक ही तरह के प्रॉब्लम को हर बार लेकर जाते हैं एक वाइज व्यक्ति के सामने। ठीक है, फिर क्या है कि वन डे ही टोल्ड देम अ जोक, एक दिन जो वाइज मैन है उन्होंने क्या किया, उसने क्या किया कि एक जोक बोला, एंड एवरीवन रोअर्ड विथ लाफ्टर, और हर कोई जो है हंसी से मतलब कि हंसी मतलब हंसने लगा। ठीक है, उसके बाद क्या है कि व्हेन ही रिपीटेड अ जोक ट्वाइस, अगर उसने जो है जब उसने उस जोक को दोबारा बोला, नो बडी लाफ्ड एनीमोर, तो उसके बाद जो है कोई नहीं हंसा, यानी कि पहली बार में सब लोग हंसे, दूसरी बार में कोई लोग नहीं हंसे। वेन वी कांट लाफ एट द सेम जोक अगेन, अगर हम एक ही जोक पर दोबारा नहीं हंस सकते हैं, वाई शुड वी क्राई ओवर द सेम प्रॉब्लम्स, तो हमें एक ही प्रॉब्लम पर बार बार क्यों रोना चाहिए। ठीक है, यही हुआ इस पूरे चारों सेंटेंसेस को सम अप करने के बाद, ये हमारा अरेंजमेंट करने के बाद यही बनता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, यानी कि एक वाइज मैन के पास कुछ लोग जाते हैं एक प्रॉब्लम को लेकर बार बार। ठीक है, वो एक बार जोक बोल देते हैं, सभी लोग हंसते हैं, लेकिन उसने जो है एक ही जोक को फिर दोबारा बोला तो कोई नहीं हंसा। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? नैतिक शिक्षा, कि अगर हम एक एक जोक पर बार बार नहीं हंस सकते हैं तो हम सेम प्रॉब्लम पर क्यों अपना समय व्यर्थ करें। ठीक है, यानी कि हमें जो है मूव ऑन करना चाहिए, या फिर उससे लड़ना चाहिए, उस पर जीत हासिल करनी चाहिए। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यहाँ पे आपको करेक्टली स्पेल चूज करना है। तो यहाँ पर जो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है वो है आपका ऑप्शन है लग्जरी। लग्जरी मतलब क्या होता है? विलासिता, LUXURY। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? विलासिता, सुख। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको करेंट अफेयर्स के क्विजेस हो गए शुरू हो गए हैं, क्योंकि आगे PT के एग्जाम्स बहुत सारे हैं। तो करेंट अफेयर्स वहाँ पे आपको जानते हैं एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं 5 से 6। तो डेली आपको यहाँ पर 10 करेंट अफेयर्स के क्विजेस हो रहे हैं, कि जो कि जनवरी
2020 से सितंबर 2020, यानी कि अभी जब तक जो डेट है तब तक हम लोग रिवीजन कर रहे हैं वहाँ पे। हर दिन हम लोग 10 क्वेश्चंस को देख रहे हैं। जैसे एग्जाम आते जाएगा आपको एक कंपाइल करके भी दे दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपको वहाँ पे इंग्लिश के भी क्विजेस होते रहते हैं, और लूसेंट के वहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी शेयर किए जा रहे हैं। पार्ट 17 हो गया है, जो लूसेंट बुक है उससे जीएस के टॉपिक आपको शेयर किए जा रहे हैं, क्योंकि पीटी में जीएस के स्टैटिक क्वेश्चंस भी आएंगे। तो लूसेंट बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी जानते हैं। तो उससे भी आपको जो है सेट दिए जा रहे हैं ताकि आप याद करते जाएं, ठीक है। और भी आपको वहाँ पे बहुत सारे बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे, तो आप वहाँ पर चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप उसे ज्वाइन कर लें। और अगर आपको यूजफुल लगे तो और लोगों में भी शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यहाँ पर आपको बताना है सिनोनिम यानी कि पर्यायवाची शब्द। जो वर्ड हमारा है वो है अडेप्ट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है निपुण, ठीक है। अब ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए आपका है स्किल्ड। स्किल्ड मतलब होता है निपुण। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए है। काइंड हार्टेड यानी कि दयालु दिल वाला, ठीक है। अलोन यानी कि अकेला। अननोन यानी कि अनजान। राइट आंसर ऑप्शन ए, दोनों का अर्थ होता है निपुण। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे आपको अरेंज करना है फिर से सेंटेंसेस को। तो अरेंज करिए। तो आप पढ़ेंगे कि कुछ लोग जो पर्यटक हैं, विजिटर्स जो हैं करोल बाग में, इन दिल्ली वेयर इन फॉर अ सरप्राइज, वो गए तो वहाँ पर एक सरप्राइज उन्हें मिला, ठीक है। किस प्रकार का सरप्राइज? द मार्केट विच हैज़ रिमेन्ड क्लॉग्ड विद व्हीकल्स वाज ऑल क्लियर ऑफ पेडिस्ट्रियंस। तो यहाँ पर जो वो करोल मार्ग का जो मार्केट है वो हमेशा व्हीकल्स के साथ भरा रहता था, ठीक है। क्लॉग मतलब कि भरा होना। वाज ऑल क्लियर फॉर पेडिस्ट्रियन, उसे जो है पैदल चलने वाले यात्रियों के लिए खाली कर दिया गया था, ठीक है। द रोड हैज़ बीन मार्क्ड विद स्ट्रिप्स डिमार्केटिंग स्पेस फॉर हॉकर्स। वहाँ पर जो है साइन बना दिया गया था, जो बेचने वाले थे, जो पैदल चलने वाले थे, जो मतलब हर तरह के लोगों के लिए जो है साइन मार्क कर दिया गया था, ताकि हर जो लोग हैं अलग अलग तरह के वो अपने अपने जगह पर ही जाएं, ठीक है। इट इज ऑल्सो लाइंड विद ब्यूटीफुल पॉटेड प्लांट्स टू गिव अ ग्रीन लुक। और वहाँ पर जो है प्लांट्स भी रखे गए थे हरे पौधे में, ताकि वो जो है एक अच्छा व्यू लगे वहाँ पर। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। यहाँ पे आपको आइटम का अर्थ बताना है। द ऑथोरिटीज हैव टर्न्ड डीफ ईयर टू आर ऑल आर रिक्वेस्ट, ठीक है। टर्न अ डीफ ईयर मतलब क्या होता है कि किसी चीज को जो है अनसुना कर देना। मतलब कि कोई व्यक्ति आपको कुछ बोल रहा है तो आप उसे अनसुना कर देते हैं, एक प्रकार से उसे जो है उपेक्षा कर देते हैं, उसकी बात सुनते ही नहीं हैं आप, ठीक है। सुनते ही नहीं हैं आप। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए आपका है एक्नॉलेज्ड, मतलब होता है स्वीकार करना। नेग्लेक्टेड यानी कि उपेक्षा करना, किसी को जो है ध्यान ना देना। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो गया। बाकी देख लेते हैं ऑप्शंस क्या क्या हैं। ऑप्शन फिर एक्सेप्टेड है। एक्सेप्ट मतलब हो गया आपका स्वीकार करना। और प्रेजेंटेड यानी कि प्रस्तुत करना। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। टर्न अ डीफ ईयर यानी कि आप जो सब कुछ देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन आप जो है इन बातों को क्या करते हैं, नकार देते हैं कि मैं कुछ सुना ही नहीं, मैं कुछ जाना ही नहीं, ठीक है। तो ये हुआ आपका यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11 to 15 यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक है। ही रिमेंबर्स यानी कि वह याद करता है कि द फर्स्ट टाइम ही सॉ द एलिफेंट, उसने जब पहली बार हाथी को देखा था। दिस वाज इन 2007, यह जो है 2007 का साल था। एट अ प्लेस, एक स्थान पर, कॉल्ड थानीपराई, एक स्थान था थानीपराई, वहां पर पहली बार उसने हाथी को देखा था 2007 में। चिन्ना थम्बी वाज, जो चिन्ना थम्बी हाथी का नाम है, ठीक है। चिन्ना थम्बी वाज क्या था? स्प्रिंकलिंग वाटर ऑन हिमसेल्फ एट वाटर बॉडी। वह जो है खुद पर, जो चिन्ना थम्बी जो हाथी है वो खुद पर पानी का छिड़काव कर रहा था। स्प्रिंकलिंग यानी कि छिड़काव करना, ठीक है। खुद पर छिड़काव कर रहा था एट वाटर बॉडी, यानी कि मान लीजिए कि ये पॉट है, ठीक है। ये क्या कर रहा था? इस पर से ये अपना पानी लेकर छिड़काव कर रहा था खुद पर। द वाटर वॉज ग्रीन नॉट द काइंड पीपुल वुड ड्रिंक। यहाँ पर देखिए, आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर ग्रीन का यूज हुआ है तो हम लीफ ऑप्शन को यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप आगे पढ़ेंगे तो आगे है कि नॉट द काइंड पीपुल वुड ड्रिंक, यानी कि यहाँ पे बात हो रहा है ड्रिंक के बारे में, यानी कि पानी का रंग जो हरा है, जो लोग आमतौर पर उसे नहीं पीते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। सेज अब्राहम, ऐसा अब्राहम कहता है, ठीक है। आफ्टर अ नाइस शावर, मतलब कि एक अच्छा स्नान करने के बाद द एलिफेंट वॉकड ओवर टू अ रॉक, यानी कि स्नान करने के बाद जो है एलिफेंट हाथी वो वॉक ओवर किया रुक पे, लिफ्टेड इट, उसे उठाया, एंड ड्रैंक फ्रॉम अ
फिल इन द ब्लैंक एंड द रेट। अब यहाँ पर देखिए किसी भी चीज़ के बारे में बात नहीं हुआ है कि वह पानी कहाँ से ले रहा था। यहाँ पर तो एक वाटर बॉडी के बारे में बात हो रहा है, लेकिन इसके अलावा कहीं पर ये बात नहीं हो रहा है कि उसने पानी कहाँ से लिया। ना तो यहाँ पे टैंक के बारे में बात किया गया, ना तो टैप के बारे में बात किया गया है, ना स्प्रिंग के बारे में बात किया गया, और ना ही जो आपका ऑप्शन डी है पॉन्ड, किसी के बारे में बात नहीं किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कोई भी ऑप्शन चूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर जो है हम कोई भी यहाँ पे ऑप्शन चूज कर लेते हैं। चलिए पॉइंट ही चूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये है पूरे पैसेज का अर्थ। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। यहाँ पे आपको बताना है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो देखिए करेक्टली स्पेल्ड वर्ड में आपको अलग अलग वर्ड्स लिखे गए हैं। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर गलत है, क्योंकि कोई एक ही यहाँ पर करेक्टली स्पेल्ड है। तो रिपीटेशन का क्या होता है स्पेलिंग? REPETITION। ठीक है, REPETITION। रिपीटेशन मतलब क्या होता है? दोहराना। ठीक। ऑप्शन बी आपका है एग्रावेट। तो एग्रावेट का जो होता है AGGRAVATE। एग्रावेट मतलब क्या होता है? भड़काना। ठीक है, तो ये भी एलिमिनेट। ऑप्शन सी आपका है अकम्प्लिश। अकम्प्लिश मतलब होता है प्राप्त करना। ये आपका करेक्ट स्पेल्ड है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अकम्प्लिश मतलब क्या हो गया कि पूरा करना, अपने टारगेट को आप अकम्प्लिश कर लिए। जैसे कि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं SSC CGL, SSC CHSL, स्टेनोग्राफर, जिस भी एग्जाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप पहले पीटी देते हैं, फिर मेंस, फिर आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर, फिर आपका मेरिट बनता है। ठीक है, अगर आपको ASO का पोस्ट वगैरह मिलता है, तो अब इसमें MS एक्सेल वगैरह का भी जो पेपर आ गया है वो भी आपको देना पड़ेगा, मेरिट बनेगा। ठीक है, अब मेरिट बनने के बाद आपका नाम आएगा। तो ये आपका हुआ अकम्प्लिशमेंट, यानी कि आपने जो है अपने टारगेट को पूरा कर लिया है, प्राप्त कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है अकम्प्लिश, इसका अर्थ हुआ पूरा करना। क्वेश्चन नंबर डी जो है आपका, सॉरी ऑप्शन डी जो है, इसका मतलब होता है हाइटेन। HEIGHTEN। हाइटेन, HEIGHTEN। हाइटेन मतलब क्या होता है? ऊंचा करना। ठीक है, ऊंचा करना या फिर बढ़ाना भी होता है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पे आपको सिनोनिम बताना है वर्ड का। इनिशिएट मतलब क्या होता है? इनिशिएट मतलब होता है शुरू करना। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए आपका है साइन यानी कि संकेत, स्लो यानी कि धीमा, स्टार्ट यानी कि शुरू करना। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी, शो यानी कि दिखाना। तो इनिशिएट शुरू करना, स्टार्ट शुरू करना। क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ आपको बताना है एक्टिव फॉर्म। बाय हुम वेयर यू थाउट मैथमेटिक्स। यहाँ पर देखिए वेयर यू थाउट यानी कि वर्ब का V2 फॉर्म में, सॉरी, वाज या वेयर का यूज हम लोग कब करते हैं? अभी हम लोग पढ़े थे कुछ देर पहले ही, जब हम लोग वॉइस बना रहे थे, वहां पर भी पास्ट इंडिफिनिट में ही था। तो वाज या वेयर हम लोग यूज करते हैं जब हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। ये देखिए पैसिव वॉइस में चेंज है, इसे हमें एक्टिव में बनाना है। तो अभी सेंटेंस को हम लोग बनाएंगे पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। तो हु थाउट यू मैथमेटिक्स, यही होता है। हम लोग रूल जानते हैं, बाय हुम मतलब किसके द्वारा जो है आपको मैथमेटिक्स पढ़ाया गया। तो आप हु थाउट यू मैथमेटिक्स, इसका अर्थ भी यही हुआ। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए है। आप रूल्स को याद करिए और उसे प्रैक्टिस करिए। अगर आप CGL मेंस में बैठेंगे तो वॉइस आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे, PQRS आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे, पैसेज पे लगभग 40 to 50 क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, फिर आपका क्लोज टेस्ट आएगा, उसमें 20 या 30 मार्क्स होते हैं। तो इस तरह से आप छोटी छोटी चीज़ों को, ग्रामेटिकल एरर्स 20 मार्क्स के होते हैं, सारे आपको कंपाइल करके दिए गए हैं CGL मेंस 2020 प्लेलिस्ट में। आप देखिए और वहाँ पर सीखिए, समझिए। कहीं पर कोई दिक्कत हो तो जरूर जो है आप कमेंट करिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पे आपको बताना है अंडरलाइन सेक्शन को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो अपने ऑप्शंस में से करें, नहीं तो फिर नो इम्प्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएं। व्हेन वी वेंट टू द सिनेमा यस्टरडे। ठीक है, द फिल्म हैड ऑलरेडी स्टार्ट। देखिए एक तो यहाँ पर हैड का यूज़ हुआ और यहाँ पे V1 का यूज़ हुआ है। हम लोग जानते हैं कि हैड के साथ हमेशा V3 फॉर्म का यूज़ होता है, पास्ट परफेक्ट। तो ये तो एरर हो ही जाएगा। अब यहाँ पर देखें कि यहाँ पर हमारा जो है एरर कौन सा राइट आंसर होगा। यहाँ देखिए ऑप्शन जो है बी राइट आंसर होगा, द फिल्म हैड ऑलरेडी स्टार्टेड। अब देखिए इसका एक रूल ये है कि हैड ऑलरेडी स्टार्टेड ये कब यूज़ किया जाता है? ठीक है, ये जो है कब यूज़ किया जाता है? जब एक कोई ऐसा कार्य, कोई ऐसा एक्शन दैट वाज कंप्लीटेड बिफोर सम पॉइंट इन द पास्ट, यानी कि यह जो कार्य है आपको सबसे, मतलब यह कार्य जो है पहले शुरू हो गया था, जो आपका पास्ट वाला पार्ट है उसके पहले। जैसे कि अगर हम इसे समझें तो देखिए पहले फिल्म स्टार्ट हो गया था तब आप पहुंचे थे। तो यहाँ पर यही रूल कहता है कि जब हम लोग हैड प्लस V3 का यूज़ कब करते हैं? हैड ऑलरेडी स्टार्टेड। ठीक है, हैड प्लस ऑलरेडी प्लस V3 का यूज़ हम लोग कब करते हैं? जब हमें दर्शाया जाए कि कोई ऐसा एक्शन जो पहले ही शुरू हो गया था पास्ट में होने से पहले। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर सिनेमा आप गए लेकिन उसके पहले ही जो है ये मूवी स्टार्ट हो गया था, इसलिए जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा।
क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे आपको बताना है एंटोनिम यानी कि विपरीत शब्द प्रोलॉन्ग। प्रोलॉन्ग मतलब क्या होता है? प्रोलॉन्ग मतलब होता है बढ़ाना। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए आपका है प्रिवेंट यानी कि रोकना, शॉर्टन यानी कि कम करना। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। शॉर्टन मतलब क्या हो गया? छोटा या फिर कम करना। प्रोलॉन्ग मतलब कि बढ़ाना, एक तरफ बढ़ा रहे हैं एक तरफ आप कम कर रहे हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी है। इसलिए जो है आप भी बैलेंस बनाए रखिए, मैथ्स भी पढ़िए, रीजनिंग भी पढ़िए, जीएस भी पढ़िए, इंग्लिश भी पढ़िए। हर एक सेक्शन आपके लिए 50 मार्क्स कैरी करते हैं। कोई एक सेक्शन को भी अगर आप छोड़ देंगे कंप्लीटली तो आपके लिए ये हानिकारक ही होगा। इसलिए जो है अच्छे से हर एक सेक्शन पे ध्यान दीजिए। कम से कम 3 सेक्शंस तो आपके अच्छे होने ही चाहिए, और फोर्थ सेक्शन है वो भी आपका मॉडरेट होना चाहिए। कम से कम आप उसमें भी 20 टू 30 मार्क्स के बीच लाएंगे तो ही आपका जो है एक अच्छा मार्क्स आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो आप जो है हर एक सेक्शन पे अच्छे से ध्यान रखिए। किसी भी टाइप का प्रॉब्लम हो तो जो आप टेलीग्राम चैनल जो मैंने आपको बताया द एमपीएससी अकेडमी, आप उसे ज्वाइन करें। उसके उसमें आपको आएगा एक डिस्कशन ग्रुप, आप उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। उसमें आपको जो है क्या बेनिफिट होगा कि अगर आप कोई सेट बना रहे हैं, प्रीवियस लेसन्स बना रहे हैं, तो कोई भी क्वेश्चन मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश, आपको किसी प्रकार में क्वेश्चन में दिक्कत होता है तो आप पिक लीजिए उस क्वेश्चन का और उसे शेयर करिए, आपको उसका वहाँ पर सॉल्यूशन मिलता है डिटेल में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। अच्छा, इसके ऑप्शंस और देख लेते हैं। अलाउ यानी कि अनुमति देना, इंक्रीज यानी कि बढ़ाना। देखिए ये जो सिनोनिम हो गया प्रोलॉन्ग का, क्योंकि प्रोलॉन्ग मतलब भी बढ़ाना होता है, इंक्रीज मतलब बढ़ाना होता है, लेकिन यहाँ पे एंटोनिम था इसलिए ऑप्शन बी शॉर्टन यानी कि कम करना, छोटा करना। क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पे आपको डब्ल्यू एस का अर्थ होता है ना इनकैपेबल ऑफ बीइंग रीड। इनकैपेबल यानी कि अयोग्य, जो पढ़े जाने योग्य न हो, उससे क्या कहा जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए आपका है अनसीन यानी कि अप्रत्यक्ष। ठीक है, एलिजिबल मतलब क्या होता है? योग्य। ठीक है, एलिजिबल मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अपठनीय। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी है। देखिए दोनों प्रोनाउंस में लगभग सेम होते हैं, लेकिन दोनों का वर्ड मीनिंग अलग है और दोनों का अर्थ भी अलग है। इसका मतलब होता है योग्य और इसका मतलब होता है अपठनीय, जिसे पढ़ा ना जा सके। राइट आंसर ऑप्शन सी। वेग्य मतलब होता है अस्पष्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, हर एक वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए कोई भी वर्ड को मिस मत करिएगा, याद करते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक है आपका। फॉलोइंग डिटेल्ड डेलिब्रेशंस। डेलिब्रेशन मतलब क्या होता है? विचार विमर्श करना। ठीक है, एक डिटेल विचार विमर्श के बाद द मीटिंग हैज बीन फिल इन द ब्लैंक टिल नेक्स्ट वीक। अब यहाँ पर ऑप्शंस देख लेते हैं। प्रपोज्ड यानी कि प्रस्तावित, एडजर्न्ड यानी कि स्थगित कर दिया गया, रिव्यूड यानी कि समीक्षा किया गया, कैंसिल यानी कि रद्द किया गया। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। जब भी मीटिंग का बात हो और उसे स्थगित करने की बात हो तो आप हमेशा एडजर्न्ड का ही यूज करें, कैंसिल का यूज नहीं करें। ठीक है, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल एरर को बताना है। हैविंग जस्ट टेकिंग अ हैवी लंच, शी वाज नॉट रेडी टू हैव एनी फ्रूट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका जो एरर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, टेकिंग जस्ट हैविंग जस्ट टेकिंग अ हैवी हैविंग जस्ट टेकिंग अ हैवी लंच। ठीक है, यहाँ पर जो टेकिंग अ हैवी की जगह हम लोग क्या करेंगे? टेकिंग की जगह टेकन यूज करेंगे। हैवन, हैविंग प्लस जो आपका भीतरी का यूज होता है ये क्यों यूज होता है? ठीक है, ये समझते हैं। हैविंग प्लस भीतरी का यूज कब होता है? ये जब यूज होता है व्हेन इट क्वालिफाइज डूअर ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, यानी कि यह जो क्वालिफाई करता है, किससे क्वालिफाई करता है? डूअर को, यानी कि करने वाले को। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर समझते हैं कि हैविंग जस्ट टेकन हैविंग लंच। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है बात? यानी कि उसने, मतलब किसी ने, जैसे हम लोगों ने या फिर किसी और ने, राम ने, श्याम ने, किसी ने भी। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति जो है, यहाँ पर बात हो रहा है कि उसने जो है कोई काम पहले कर लिया है, ठीक है, और उसके बाद अब वो कोई और काम करेगा, तो इस सेंस में जो है हम लोग क्वालिफाई, जब डूअर को क्वालिफाई करने के लिए सेंस यूज हो तो हम लोग यूज करते हैं हैविंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म को। तो यहाँ पर जो है टेकिंग की जगह क्या हो जाएगा? टेकन का यूज होगा। हैविंग जस्ट टेकन अ हैवी लंच, शी वाज नॉट रेडी टू हैव एनी फ्रूट। ठीक है, ऑप्शन बी में यहाँ पर इधर है। क्वेश्चन नंबर 24, यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। हिमा दास द रनिंग वर्ल्ड जूनियर स्प्रिंटर। हिमा दास जो राज करने वाली हैं वर्ल्ड जूनियर स्प्रिंटर, रनिंग यानी कि राज करने वाली, शासन करने वाली। ठीक है, हु फिल इन द ब्लैंक द नेशनल रिकॉर्ड वॉन द गोल्ड इन द फेडरेशन कप। तो देखिए जब भी बात हो रिकॉर्ड रखने के लिए, जब भी बात हो कोई व्यक्ति जो है रिकॉर्ड रखता है, ठीक है, तो उसके लिए आप हमेशा रिकॉर्ड के साथ होल्ड का यूज करें। जैसे मान लीजिए कि सचिन तेंदुलकर जी के पास जो है
रिकॉर्ड हैं सबसे ज़्यादा स्कोर्स के, सबसे ज़्यादा रन्स के, ठीक है। तो वो जो रिकॉर्ड उनके पास है वो उसे होल्ड करते हैं, ना कि कीप या फिर कुछ और, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, रिकॉर्ड के साथ आप हमेशा होल्ड का यूज़ करें। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। बाकी ऑप्शन कीप यानी कि रखना, प्लेस यानी कि खेलना, गेट यानी कि प्राप्त करना, ठीक है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन 25 यहाँ पे आपको जो है अपने अंडरलाइन सेक्शन को इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, तो करें, नहीं तो फिर नो इम्प्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएं। आई एम थिंक दैट टुमारो आई विल टेक लीव एंड स्टे एट होम। तो देखिए आई एम थिंक ये नहीं होता, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब या V1 या फिर V5। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो V5 यूज़ करें, सब्जेक्ट प्लूरल है तो V1 का यूज़ करें। आई है प्लूरल यानी कि इसके साथ हम लोग V1 का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आगे पढ़ते हैं, दैट टुमारो आई विल टेक, यहाँ पर देखिए आई विल टेक है, ठीक है। तो आई विल टेक और प्रेजेंट इंडेफिनिट एक दूसरे में रिलेट करते हैं, एक प्रेजेंट एक फ्यूचर, ठीक है। एक हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट, एक होगा फ्यूचर इंडेफिनिट। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है ये आपका ऑप्शन सी, आई थिंक दैट टुमारो आई विल टेक लिव एंड स्टे एट होम, ठीक है। ये आपका जीरो कंडीशनल सेंटेंस है। अगर आपको नहीं याद है तो आप SSC 45 डेज प्लेज में जाइए और वहाँ पे आपको ये कंडीशनल सेंटेंसेस बताए गए हैं, आप वहाँ पर जाकर लेसन्स को अच्छे से याद कर सकते हैं। यहाँ पे CGL मेंस जो हमारा प्लेलिस्ट है उसमें भी कंडीशनल सेंटेंस क्लेशंस को जोड़ा गया है, ठीक है। तो ये है सेट नंबर 33 का डिटेल्ड में सॉल्यूशन। आई होप आपको हर एक चीज़, हर एक वर्ड, हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो समझाने का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, लेसन्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने स्टडी ग्रुप्स में, ताकि और लोग जो है इसे देखें, समझे, सीखें और हमारे साथ जुड़ें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे, आप अपडेट होते रहें। मिलते हैं आगे के लेसन्स में। थैंक यू।